जी, मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्रिजम्पशन का मीनिंग क्या है। आप लोगों ने कानूनी शहादत ऑर्डर में या फिर एविडेंस लॉ में शेल प्रज्यूम और मे प्रज्यूम का वर्ड जो है वो काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा। तो सबसे पहले प्रिजम्पशन का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को देखेंगे जिसमें हम लोग रिबर्टेबल प्रिजम्पशन को डिस्कस करेंगे और इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन को, जिसको हम लोग शेल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रिजम्पशन भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को डिस्कस करेंगे और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। प्रिजम्पशन की एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं अ थिंग दैट इज़ एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। तो जब किसी चीज़ को किसी फैक्ट को विदाउट एनी प्रूफ, बगैर किसी सबूत के उस फैक्ट को ट्रू समझा जाता है, उस फैक्ट के बारे में यही अज्यूम किया जाता है, यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको प्रिजम्पशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, वो अपने घर पे अकेला था और उसका मर्डर हो जाता है, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसका मर्डर किसने किया है। अब जिस टाइम पे उसका मर्डर हुआ है, ठीक उसी टाइम पे एक पर्सन को उसके घर के बाहर देखा गया है जिसके पास एक चाकू था और उसके पूरे कपड़ों पे जो है वो ब्लड लगा हुआ था और वो तेज़ी से वहाँ से भाग रहा था। अब इस पर्सन के बारे में हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि यही वो पर्सन है जिसने उसका मर्डर किया है दूसरे पर्सन का, तो यहाँ पे इसको प्रिजम्पशन कहेंगे। अब कोर्ट जब किसी भी फैक्ट के बारे में एज्यूम करती है, कोर्ट ने प्रिजम्पशन लेनी होती है, तो कोर्ट कुछ रीजंस की बेस पे जो है वो प्रिजम्पशन ड्रॉ करती है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी है इस पर्सन की जिसके पास चाकू था और उसके कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ है और वो तेज़ी से वहाँ से भाग रहा है, तो ये जितने भी रीजंस हैं, इन रीजंस की बेस पे हम लोग ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि यही वो पर्सन है जिसने दूसरे पर्सन का जो है वो मर्डर किया होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को जो है वो प्रिजम्पशन कहते हैं। अब एक और डेफिनेशन प्रिजम्पशन की देखते हैं। इसमें कह रहे हैं प्रिजम्पशन मीन्स एन इन्फ्रेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम फैक्ट्स ड्रॉन बाय द कोर्ट। तो कोर्ट जब किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है तो उसको प्रिजम्पशन कहते हैं। अब इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है? कोर्ट जो है वो अंदाज़ा लगाती है कि क्या ये जो फैक्ट कोर्ट के सामने आया है ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको क्या कहते हैं? प्रिजम्पशन कहते हैं। अब कोर्ट जब ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है तो कोर्ट जो है वो कुछ रीजंस की बेस पे इन्फ्रेंस ड्रॉ करती है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि जब उस पर्सन को देखा गया कि उसके हाथ में चाकू है, उसके कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ है, तो ये सारे रीजंस की बेस पे कोर्ट जो है वो इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगी यहाँ पे कि हाँ यही वो पर्सन हो सकता है जिसने मर्डर किया होगा। अब आगे प्रिजम्पशन की टाइप्स आ गई, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। तो सबसे पहले प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को देखते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो लॉ की प्रोविजंस पे बेस करती है। लॉ में जब एक्सप्रेसली बता दिया जाता है कि अगर कोर्ट के सामने इस किस्म का फैक्ट आएगा तो कोर्ट उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में क्या प्रज्यूम करेगी, तो उसको हम लोग प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं, जहाँ पे लॉ हमें बताता है। लेकिन अगर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात की जाए तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में कोर्ट जो है वो एक्सपीरियंस, नॉलेज और लॉजिक की बेस पे किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में जो है वो प्रिजम्पशन ड्रॉ करती है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि कोर्ट किसी फैक्ट को प्रज्यूम करे या उसको जो है वो इग्नोर कर दे। लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में ऐसे नहीं होता। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में हमें लॉ बता देता है, क्लियरली मेंशन कर देता है कि कोर्ट ने इस फैक्ट के बारे में क्या प्रज्यूम करना है। या फिर कुछ केसेस में प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में भी कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अगर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे टोटली कोर्ट जो है वो नॉलेज, एक्सपीरियंस और लॉजिक की बेस पे किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में प्रिज्यूम करती है। उसके बाद अगर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की टाइप्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास रिबर्टेबल प्रिजम्पशन आती है और इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन आती है। अब रिबर्टेबल प्रिजम्पशन को हम लोग शेल प्रज्यूम भी कहते हैं और इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन को कंक्लूसिव प्रिजम्पशन कहते हैं। अब रिबर्टेबल प्रिजम्पशन में क्या होता है, जिसको शेल प्रज्यूम भी कहते हैं। शेल प्रज्यूम का वर्ड जिधर भी आएगा कानूनी शहादत ऑर्डर में या फिर एविडेंस लॉ में,
वो मैंडेटरी क्लास होगी, वहाँ पे कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन नहीं यूज़ कर सकती। वहाँ पे कोर्ट बाउंड होगी कि अगर किसी फैक्ट को लॉ बता रहा है कि इस फैक्ट के बारे में कोर्ट जो है वो यही प्रज्यूम करेगी कि वो प्रूव्ड फैक्ट है, तो फिर वहाँ पे कोर्ट बाउंड है कि कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव्ड फैक्ट ही जो है वो प्रज्यूम करेगी, जब तक दूसरी पार्टी उस फैक्ट को थ्रू एविडेंस जो है वो डिसप्रूव नहीं कर देती। तो इसको शेल प्रज्यूम कहते हैं। अब रिबर्टेबल प्रिजम्पशन में क्या होता है कि जब कोर्ट किसी फैक्ट को प्रूव्ड फैक्ट जो है वो प्रज्यूम कर रही होती है और दूसरी पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो उस फैक्ट को थ्रू एविडेंस जो है वो डिसप्रूव कर सकती है, तो उस प्रिजम्पशन को हम लोग रिबर्टेबल प्रिजम्पशन कहेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक पार्टी है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस करती है एज अ एविडेंस। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस करता है, तो इस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी के बारे में लॉ जो है वो ये कहता है कि इस कॉपी के बारे में कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि ये जेन्युइन कॉपी है, ये ट्रू कॉपी है। कोर्ट उस पार्टी को ये नहीं कहेगी कि अब इस कॉपी को तुम प्रूव करो। तो यहाँ पे क्योंकि जो लॉ कह रहा है कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस की जा रही है पब्लिक डॉक्यूमेंट की, तो कोर्ट ने यही प्रिज्यूम करना है कि ये जो फैक्ट है ये प्रूव्ड फैक्ट है। यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी है वो इस सर्टिफाइड कॉपी को चैलेंज कर सकती है, उसके पास राइट है कि वो एविडेंस पेश करके थ्रू एविडेंस इस सर्टिफाइड कॉपी को डिसप्रूव कर सकती है। वो कोर्ट में ये साबित कर सकती है कि ये जो कॉपी पेश की गई है पब्लिक डॉक्यूमेंट की, ये ट्रू कॉपी नहीं है, ये जेन्युइन कॉपी नहीं है। तो दूसरी पार्टी जब अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए इस सर्टिफाइड कॉपी को जो है वो चैलेंज करेगी और थ्रू एविडेंस ये साबित करेगी कि ये ट्रू कॉपी नहीं है, तो कोर्ट की ये जो प्रिजम्पशन थी कि ये जेन्युइन कॉपी है, ये ट्रू कॉपी है, इस प्रिजम्पशन को जब दूसरी पार्टी थ्रू एविडेंस डिसप्रूव करेगी, तो इसको हम लोग रिबर्टेबल प्रिजम्पशन कहेंगे। अब रिबर्टेबल प्रिजम्पशन की यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी पढ़ देती हूँ ताकि आप अपने नोट्स जो हैं वो बना लें साथ साथ। इन अ रिबर्टेबल प्रिजम्पशन अ पार्टी कैन गिव एविडेंस टू द कंट्रेरी टू डिसप्रूव द प्रिजम्पशन। तो यहाँ पे पार्टी जो है वो अपोजिट पार्टी उस प्रिजम्पशन को डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस पेश कर सकती है। आगे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जो मैंने पहले बताई। इसके बाद इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन या फिर कंक्लूसिव प्रिजम्पशन क्या होती है? दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज कंक्लूसिव, इट कैन नॉट बी रिबर्टेड बाय एविडेंस। तो ये जो कोर्ट की प्रिजम्पशन होती है ये कंक्लूसिव होती है। इस प्रिजम्पशन को एविडेंस के थ्रू जो है वो डिसप्रूव नहीं किया जा सकता। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। अब आप लोगों ने पाकिस्तान पिनल कोड में जनरल एक्सेप्शन में ये पढ़ा होगा कि अगर 7 साल से कम एज का बच्चा कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन कोई 7 साल से कम एज का बच्चा कोई ऑफेंस कमिट करता है तो लॉ उसके बारे में यही प्रज्यूम करता है, कोर्ट ने यही प्रज्यूम करना है कि ये जो बच्चा है ये इनोसेंट है और कोई भी पार्टी उस बच्चे को गिल्टी डिक्लेयर करवाने के लिए कोर्ट में एविडेंस पेश नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो कोर्ट की प्रिजम्पशन होगी कि ये जो बच्चा है ये इनोसेंट है, इस प्रिजम्पशन को जो है वो डिसप्रूव करने के लिए कोई पार्टी एविडेंस पेश नहीं कर सकती। तो इस प्रिजम्पशन को इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन कहेंगे जो कि कंक्लूसिव प्रिजम्पशन होगी। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखते हैं। अगर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात की जाए तो इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड लॉज ऑफ नेचर। तो जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस, लॉजिक और रीजंस पे बेस करती है। लेकिन अगर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात की जाए तो इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो ये लॉ की प्रोविजंस पे बेस करती है। लॉ हमें एक्सप्रेसली जहाँ पे बताता है कि इस फैक्ट के बारे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी तो उसको प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहते हैं। उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात की जाए तो इट इज़ ऑलवेज रिबर्टेबल। ये रिबर्टेबल होती है अगर किसी फैक्ट के बारे में कोर्ट कोई प्रिज्यूम कर रही है उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, तो दूसरी पार्टी जो है वो उस फैक्ट को डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस पेश कर सकती है। लेकिन अगर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात की जाए तो ये रिबर्टेबल भी है और कुछ केसेस में इरिबर्टेबल भी है, जैसे हम लोगों ने पीछे जो है वो शेल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रिजम्पशन के बारे में पढ़ा है।
उसके बाद अगर अगला डिफरेंस देखा जाए तो द कोर्ट कैन इग्नोर सच प्रिजम्पशन हाउ एवर स्ट्रांग इट माइट बी। तो जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है उसको कोर्ट जो है वो इग्नोर भी कर सकती है, और चाहे तो उसको एक्सेप्ट करके और दूसरी पार्टी से एविडेंस भी मांग सकती है। लेकिन अगर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात की जाए तो यहाँ पे कोर्ट इस प्रिजम्पशन को इग्नोर नहीं करती। तो ये इनके बीच में डिफरेंस के पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।